हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को फटाफट जोड़ लीजिए। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एजुकेशन ऑफ लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी चल रही थी और उसके बारे में हमें जो अपना क्लासेस करते करते हम नैतिक विकास तक पहुंच गए। तो नैतिक विकास में मैंने जीन पियाजे को पहले किया, उसके बाद हम कोलबर्ग के ऊपर थे और कोलबर्ग का पहला पार्ट अपन कल की क्लास में कर चुके हैं। आज अपने कोलबर्ग का दूसरा पार्ट करते हैं, जिसमें कल पहली जो अवस्था जो पहली स्तर का जो इसके 2 चरण थे वो अपन ने कर लिए थे और अब दूसरे स्तर का यानी पहली जो अपना लेवल है उस पहले लेवल की 2 स्टेज अपन कर चुके। आज दूसरे लेवल की 2 स्टेज के बारे में देखेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए। और ये क्लास आपको बता दूं कि ये क्लास आपके लिए जिस भी एग्जाम में एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास नाम से किसी भी प्रकार का टॉपिक यदि आपके आता है, उस हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रीट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो मतलब जिस भी एग्जाम वैकेंसी में चाहे वो KVS वाली हो, तो उनमें जहाँ पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी का आता है, शिक्षा मनोविज्ञान आती है, मनोविज्ञान आती है, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ एक आपको बता दूं कि एक अभी नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। उसमें क्या है कि जो कौन सी आपकी जो वैकेंसीज आई हुई, कौन सी भर्तियां आगामी, उनकी एग्जाम जो डेट है वो किस टाइम होंगी, किस प्रकार से होंगी, वो सारे उनका एक एनालिसिस करके उसके बारे में पूरी थीसिस बना करके मैंने उस वीडियो में बताया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार वीडियो देख सकते हैं। ओके, देखना का है इसी चैनल पे जाइए, चैनल के नाम पे आपको वीडियो दिख जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट में दिख जाए, प्लेलिस्ट में आपको सीधा वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों का इसको शेयर नहीं किया तो शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर के इसको शेयर कीजिए और उन सभी को लाइव बुला लीजिए। क्या ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है? और यदि चैनल पे यदि आप नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। फटाफट चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम कोलबर्ग के विकास की दूसरी जो अपना स्तर है, जो सेकंड स्टेज है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दूसरी अवस्था, कल हम पहले अवस्था के बारे में पहले हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा। देखिए जीन पियाजे को पढ़ने से हमारा आधार क्लियर हो गया, हमारा जो आधार है, बेस है, वो बेस हमारा क्लियर हो गया। आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के स्तर दूसरे जो मतलब स्तर के बारे में, सेकंड लेवल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सेकंड लेवल कौन सा है? कल हमने पढ़ा था रूढ़िगत पूर्व या रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन। आज हम पढ़ेंगे रूढ़िगत चिंतन। कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रूढ़िगत चिंतन। कल रूढ़ि पूर्व था, आज हम पढ़ेंगे रूढ़िगत चिंतन। रूढ़िगत चिंतन कल हमने बात की थी 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बालक की। आज हम बात करेंगे 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष के बालक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रूढ़िगत चिंतन या फिर 10 वर्ष से 13 वर्ष के बालक के बारे में कल हमने बात की थी प्री कन्वेंशनल की। आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल थिंकिंग के बारे में। मैं बात करेंगे कन्वेंशनल थिंकिंग या कन्वेंशनल लेवल के बारे में। कन्वेंशनल थिंकिंग या फिर कन्वेंशनल लेवल के बारे में अपन बात करेंगे। कन्वेंशनल स्टेज के बारे में, लेवल के बारे में अपन बातें करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परंपरागत या फिर लौकिक स्तर। देखिए अलग अलग नाम है, हिंदी में आप जितने नाम लेना चाहो उतने नाम मिल जाते हैं। परंपरागत या इसी को बोलते हैं लौकिक स्तर। इसी को कौन सा स्तर बोलते हैं? लौकिक स्तर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? रूढ़िगत चिंतन जो 10 से 13 वर्ष के कन्वेंशनल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। परंपरागत चिंतन या लौकिक स्तर के बारे में अपन बातें कर रहे हैं। ओके, इसमें बालक क्या होता है कि परंपरागत, वो पूर्व परंपरागत था, उसमें बालक को लग रहा था कि जो हमारे समाज ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो हम पर थोप रहा है, वो हम पर क्या कर रहा है? वो हम पर थोप रहा है। लेकिन इसमें किसकी बात कर दी? वो पूर्व परंपरागत थी, इसमें बात कर रहा है परंपरा की। तो बालक चाहेगा कि जो समाज में जो नियम है, जो समाज में जो नियम है, वो नियम हमारी परंपराओं से चलते हैं। नियम किससे बने? नियम है हमारी परंपराओं से ही, इसलिए वो नियमों क्या हो जाएगा? नियमों को मानेगा। नियमों क्या करेगा? मानेगा। यानी बालक सोचता है कि हमारे जो समाज में, हमारे जो परिवार में, हमारे आसपास के वातावरण में जो नियम कायदे कानून चल रहे हैं वो हमारे परंपरागत नियम कायदे हैं, उनको हमारे
पूर्वजों ने माना था, हमारे जो अभी हमें मानना है और आगे हमारे आने वाली पीढ़ी मानेगी, इसलिए उनके आधार पर उनके बच्चों को उनके नियमों को मानना शुरू करेगा। ओके, तो रूढ़िगत चिंतन या कन्वेंशनल थिंकिंग 10 से 13 वर्ष के बालक की होती है और इसे बालक मानता है परंपरागत या लौकिक स्तर पर चिंतन होता है और इसे बालक मानता है कि समाज के जो नियम है ना वो परंपरा चले आ रहे हैं, इसलिए बालक उनको मानेगा। क्लियर। अब इसकी दो अवस्थाएं आती हैं, इसकी दो अवस्थाएं आती हैं, इसके मतलब अब इसकी स्टेज आती हैं। पहले इसके बारे में एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अलग इनकी दोनों स्टेज को बताऊंगा। पहले एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कल हमने पढ़ा था रूढ़ि पूर्व चिंतन, प्री कन्वेंशनल थिंकिंग, 4 से 10 वर्ष के बालक में पढ़ा था। उसमें क्या था, वो कन्वेंशनल से पहले का स्तर था, लेकिन उसके बाद रूढ़िगत चिंतन 10 से 13 वर्ष के बालक की कन्वेंशनल थिंकिंग या फिर परंपरागत या लौकिक स्तर, यानी जो हमारी परंपराओं से चली आ रही है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी परंपरा चली आ रही है, इसको तोड़ना मतलब ऐसे थोड़ा अजीब लगता है खुद को, इसलिए समाज में जो नियम बने हुए हैं उन्हें लगता है कि हमारी परंपराओं से बने हुए हैं, इसलिए बालक उन नियमों को नहीं तोड़ता है और उन नियमों को मानता है और मानने के लिए बस हो जाता है। तो ये कौन सा रूढ़िगत चिंतन हो गया। ओके, ये रूढ़िगत चिंतन दूसरा भाग है, दूसरा मतलब अपने लेवल है। इस दूसरे लेवल के फिर अपने दो स्तर आते हैं, दो जो दूसरा लेवल है इसकी फिर दो अवस्थाएं आती हैं, दो स्टेजेस आती हैं। तो इसकी पहली स्टेज, यानी वैसे तो चरण तीसरा हो गया ना, क्योंकि दो चरण उसके हो गए, अब ये चरण नंबर 3 हो गया, स्टेज नंबर 3 हो गया। इसमें क्या है, उत्तम लड़का उत्तम लड़की, उत्तम लड़का उत्तम लड़की, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इस स्टेज की विशेषता होती है। उत्तम लड़का उत्तम लड़की, इसको अवस्था बोलते हैं, उत्तम लड़का उत्तम लड़की अवस्था। या फिर इसको इसमें क्या है, अब इसमें क्या करेगा बालक, अच्छे जो आपसी व्यवहार और संबंध होंगे ना उनके आधार पर नैतिक चिंतन करेगा। यानी कि जो आपसी संबंध होंगे, जो आपसी संबंध होंगे, और आपसी संबंध भी कौन से वाले, अच्छे आपसी संबंध, अच्छे आपसी संबंध के आधार पर, अच्छे आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक चिंतन करेगा। कौन सा चिंतन करेगा, अच्छे आपसी संबंधों के आधार पर क्या करेगा बालक, नैतिक चिंतन करेगा। कि बालक क्या सोचेगा, उत्तम लड़का उत्तम लड़की अवस्था है, ये कौन सी है, ये रूढ़िगत जो परंपरागत वाली है ना, जो कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल, कल मैंने चरण फर्स्ट चरण सेकंड बता दिया, ये रूढ़िगत वाले में चरण थर्ड आता है। हालांकि वैसे तो इसका एक ही पार्ट हो गया ना, लेकिन 2 गलत वाले चरण हो गए, तीसरा हमें 3 लेवल पढ़ने, 6 स्टेज पढ़नी है। ओके, तो ये तीसरी स्टेज है, यानी उत्तम लड़का उत्तम लड़की। इसमें क्या है, आपसी संबंध, अच्छे आपसी संबंधों पर आधारित, अच्छे आपसी संबंधों के ऊपर आधारित होकर किस प्रकार का चिंतन करता है, नैतिक चिंतन करता है। अच्छे आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक चिंतन करता है। क्लियर। अब क्या होगा, अब बालक इसमें क्या चाहता है, इसमें बालक अनुमोदन चाहता है। क्या चाह रहा है बालक, अनुमोदन, अनुमोदन मतलब स्वीकृति। इसमें बालक क्या चाहता है, बालक अनुमोदन चाहता है, अनुमोदन बोले तो स्वीकृति। बालक क्या चाहता है, अनुमोदन या फिर स्वीकृति चाहता है। अब स्वीकृति उसको 2 कामों के मिले, एक मतलब 2 प्रकार की। एक तो कि अगर अच्छे विचार हैं, अगर अच्छे विचार हैं तो उन विचारों की तो समाज में स्वीकृति चाहेगा। अगर अच्छे विचार हैं तो उन विचारों की समाज में अनुमोदन या स्वीकृति चाहेगा। लेकिन यदि विचार बुरे हैं तो उनकी स्वीकृति नहीं चाहेगा। अच्छे विचार हैं तो समाज में स्वीकृति चाहेगा, और अगर बुरे विचार हैं तो उनकी समाज में स्वीकृति नहीं चाहेगा। क्लियर। यानी अच्छे जो विचार हैं, अच्छे अनुमोदन या अच्छे जो विचार आ रहे हैं उसके, तो उनका अनुमोदन चाहेगा। लेकिन यदि बुरे विचार आ रहे हैं तो बुरे विचारों से क्या होगा, बचने का प्रयास करेगा, उनसे क्या करेगा, उनसे बचेगा। अच्छे विचारों की स्वीकृति चाहेगा, बेशक उसके दिमाग में कोई अच्छा ख्याल आ रहा है, समाज में मानने किसी बुजुर्गों की सेवा करनी है, उसको अच्छा ख्याल आ रहा है, तो मतलब उससे उसको स्वीकृति चाहेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन कोई बुरा ख्याल आ रहा है, उससे वो बचे, उसको लग रहा है कि काम बुरा है, बहुत मदद से चोरी करना बुरा है, तो वो उससे बालक बचने का प्रयास करेगा। अच्छे विचारों की क्या चाहेगा, स्वीकृति या फिर अनुमोदन चाहेगा, जबकि बुरे विचारों से बचने का प्रयास करेगा। कौन से है ये चरण देते, उत्तम लड़का बनाम उत्तम लड़की। आपसी संबंधों के आधार पर, अच्छे आपसी संबंधों के आधार पर या अच्छे आपसी व्यवहार के उस आधार पर नैतिक चिंतन करेगा, और अच्छे विचारों की स्वीकृति चाहेगा, जबकि बुरे विचारों से बचने का प्रयास करेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। ओके, यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर एक मैं आगे आपको और समझाता हूँ। अब इसमें क्या करेगा, अच्छे विचार कौन से, अब इसमें बालक ये सोचेगा कि वो कार्य अच्छे, बालक ये सोचेगा कि वह कार्य अच्छे, अच्छे कार्य कौन से, वह कार्य जो
दूसरों के द्वारा स्वीकृत है, वह कार्य जो दूसरों के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं, दूसरों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो क्या है, अच्छे कार्य। यानी बालक इसमें क्या सोचेगा, बालक ये सोचेगा कि देखो अनुमोदन किस चीज़ का, अनुमोदन किसका चाहेगा, अच्छे कार्यों का। अगर अच्छे काम कर रहा है तो उसकी स्वीकृति चाहिए, मुझे स्वीकृति मिले। अगर बुरे काम कर रहा है तो उनसे बचने का प्रयास करेगा वहाँ पर। लेकिन अब क्या अच्छे कार्य कौन से हैं, बालक ये समझेगा कि जो काम मैं करता हूँ वो इसको दूसरा तो स्वीकार कर रहा है, जो मैंने कार्य किया उस कार्य को यदि कोई और व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब वो कार्य क्या है, अच्छा है। इसलिए बालक वो कार्य करेगा जो दूसरों के द्वारा स्वीकृत होगा, दूसरों उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके आधार पर उस कार्य को अच्छा लगेगा। क्लियर। इसमें क्या होगा, इसमें बालक एक ये वाली भावना देखिए कितने वर्ष का है बालक, इसमें 10 से लेकर के 13 वर्ष वाला बालक है। इसमें बालक ये कहेगा कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो। कि बालक अब घर पे, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, घर पे मम्मी क्या कहती है बालक को, कि बच्चे को बोलती है कि बच्चा बेटा ये ले, ये मेहमान आए और जा करके बाजार से चीनी ले आ। मम्मी ने बच्चे को दिए 50 रुपये, बच्चा कहेगा ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन 50 में से अगर 40 की चीनी आती है तो 10 रुपये मेरे हैं। मैं आपका ये काम कर देता हूँ, आप मेरा ये काम करो, मैं सामान ला दूंगा लेकिन बदले मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। यानी मैं आपका ये काम करता हूँ तो आप मेरा ये काम करके दो, तू मुझे शॉर्पनर दे दे, मैं तुझे पेन दे दूंगा। क्लास में बच्चे करते ना कि तू मुझे अपना इरेजर दे दे, उसका मान लीजिए कि बच्चा इरेजर लेके अच्छा लग रहा है कि तू मुझे अपना इरेजर दे दे, मैं तुझे अपना शॉर्पनर देता हूँ। आपस में एक्सचेंज वाला काम होता है, यानी आप ये काम कर दीजिए मैं उसके बदले ये काम कर दूंगा। क्लियर। तो यानी आप ये काम कीजिए, एक दूसरे के प्रति मतलब ऐसे भावना रहती है कि आप ये काम करो। एग्जाम्पल लिख लो कि आप ये काम करो, मैं आपका वो काम करूंगा। देखिए ये लैंग्वेज हालांकि आपको कोई नहीं लिखाएगा, बस आपको समझा के छोड़ देंगे, लेकिन ये लैंग्वेज लिख लेना, इसका मतलब हो गया कि अब आपकी चीज़ दिमाग में रहेगी, आप मेरा ये काम कर दो, मैं उसके बदले आपका वो काम कर दूंगा। ये वो का मतलब कोई भी XYZ काम कि आप मेरा वो काम, अगर मैं बच्चे से किसी से कोई काम करवा रहा हूँ तो बच्चा बोलेगा कि हाँ ठीक है आपका ये काम कर देता हूँ, आप मेरा ये काम कर दीजिए। मान लीजिए मुझे बच्चे को बाजार बजे कुछ मंगवाना है कि मैं बाजार बजे ये लेके आना, ठीक है मैं आपका ले आऊँगा, लेकिन आने के बाद मेरा होमवर्क कंप्लीट करवाओगे, ओके। या फिर मान लीजिए कि बेटे को कहा कि बेटा ये कहना ये वो अंकल को दिया, हाँ दे आऊँगा लेकिन शाम को मुझे खेलने जाने दोगे, नहीं आप मेरा ये काम करो उसके बदले मैं आपका ये काम कर दूंगा। समझ गया है। ये तो उत्तम लड़का उत्तम लड़की की बात हो रही है भाई, इसके बारे में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। उत्तम लड़का उत्तम लड़की, इसको नोट कीजिए, फिर आगे अपन चलते हैं। अब इसमें उत्तम लड़का, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी आ जाए अच्छी तरीके से। तो अब इसके देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। हम जीन पियाजे के पढ़ने के बाद कोलबर्ग के बारे में बात करते हैं। कोलबर्ग के केवल हमने एक स्तर है और उसकी 2 अवस्थाएं हम कल पढ़ चुके थे। रूढ़िगत पूर्व चिंतन के बारे में बात कर चुके थे। ये है रूढ़िगत चिंतन। रूढ़िगत चिंतन हमने चरण 3 या फिर रूढ़िगत का पहला चरण है। इसमें उत्तम लड़का उत्तम लड़की, यानी इसी नाम से स्पष्ट है कि लड़का अपने आप को या लड़की अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहेगा। जो अच्छा है उसी को एक्सेप्ट करेगा, बुरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी आपसी संबंध या अच्छे आपसी संबंध या अच्छा आपसी व्यवहार है, उसके आधार पर नैतिक चिंतन करेगा कि बालक का आपसे संबंध कैसा है, आपस में एक दूसरे से व्यवहार कैसा करते हैं, उसके आधार पर क्या करेगा, नैतिक चिंतन करेगा। उसके बाद यदि बालक कोई अच्छा काम कर रहा है, यदि बालक कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी क्या चाहेगा, उसका अनुमोदन या फिर उसकी स्वीकृति चाहेगा। लेकिन यदि कोई बुरा काम है तो उससे बालक क्या चाहेगा, उससे बालक बचना चाहेगा। अच्छे काम की क्या चाहेगा, अनुमोदन या फिर स्वीकृति चाहेगा, लेकिन बुरे काम से बचने का प्रयास करेगा। उसके बाद वह कार्य जो समाज में दूसरों की स्वीकृत होगा, यानी बालक के लिए अच्छा काम कौन सा होगा कि यदि कोई व्यक्ति समाज में है और उस काम को स्वीकार कर रहा है, मैंने कोई काम किया और उस काम को किसी ने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब वो काम क्या है, अच्छा है। लेकिन अगर मैंने कोई काम किया और उस काम के लिए मुझे डांट पड़ी, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब वो काम बुरा है। यानी जो अच्छा काम होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जो दूसरों ने स्वीकार किया उसको बालक भी स्वीकार कर लेगा, और जो दूसरों ने जिसको मतलब बचने का प्रयास किया उसको बालक भी बुरा काम मान के छोड़ देगा। ओके। उसके बाद बालक इसमें मतलब बदले वाली भावना रहती है कि आप मेरा ये काम कर दो, उसके बदले आपको मैं वो काम कर दूंगा। एक तरफ से देख के चलिए, ये कौन सी अवस्था चल रही है, ये अपनी बाल्यावस्था चल रही है।
किशोरावस्था का प्रारंभिक दौर है, बाल्यावस्था का अंतिम दौर है। यहाँ ये वाला ये दौर है ना, इसे बालक आप स्कूल में देखते हो, बालक क्या करते हैं इसमें, इसे बालक कहता है कि आप मुझे ये दीजिए सर, आप मुझे पेन दे दीजिए, बदले में आपको ये दे दूंगा, बोलते हैं ना ऐसे। तो आपस में कि आप मेरा ये काम करो, बदले में आपका ये काम कर दो। मम्मी बोलती है मेहमानों के लिए नाश्ता दिया, ठीक है नाश्ता दिया हूँ, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद एक नाश्ता मेरे को मिलना चाहिए। मेहमानों को मैं नाश्ता दूंगा, लेकिन उनको जाने के बाद एक नाश्ते की प्लेट मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी आप मेरा ये काम करो, बदले में आपका ये काम कर दूंगा। तो ये रूढ़िगत चिंतन की तीसरी जो अपना पहला चरण या फिर से तीसरा चरण है अपना, उसके बारे में अपने डिस्कशन किया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको करते हैं रफ, फिर चलते हैं चरण 4 पर। क्लियर? ओके, अब चौथे चरण के बारे में डिस्कशन करता हूँ। उत्तम लड़का बनाम उत्तम लड़की। जो कार्य समाज स्वीकार करेगा उनको बच्चा भी स्वीकार करेगा, और जो कार्य समाज में बुराई के पात्र होंगे उनको बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम क्लियर? अब आगे चलते हैं 4 नंबर बात में। अब 4 नंबर चरण चौथा कौन सा है? चरण 3 की बात कर चुके अपन, चरण चौथा कौन सा है? चरण 4 ये है कि सामाजिक व्यवस्था, जो हमारा समाज है उस समाज की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी नैतिक चिंतन, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने संबंधित नैतिक चिंतन के बारे में बात करते हैं। कौन बात करता है? ये कोहलबर्ग की जो चौथा चरण है, स्टेज 4 है, ये बात करता है। आज की अपनी लास्ट स्टेज रहेगी, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले कहा था कि एक दिन में हम 1 लेवल और 2 स्टेज पढ़ेंगे। कल की पहले क्लास हमने जीन पियाजे किया, 3 क्लास में हम कोहलबर्ग को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। चौथी क्लास अगर होगी कोहलबर्ग की तो लेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ताकि इससे क्या होता है, नैतिक विकास जो है ना, हर एक विकास से एवरेज अपना 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इनको ये अगर क्वेश्चन भी नहीं आता ना, तो आपस में कहीं ना कहीं, अब ये आप ये चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो जब आप बाल्यावस्था पढ़ोगे, बाल्यावस्था आपने पढ़ी थी, उसमें कुछ चीज़ें वो चीज़ें यहाँ रिपीट हो रही हैं, ये आपस में सारी चीज़ जुड़ी हुई है। इसलिए कहता हूँ मैं ज़्यादा टाइम ये नहीं है, सिलेबस अपना बिल्कुल स्पीड से चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। 20-22 क्लासेस में अपना मतलब 40% हो गया इसका, बाल विकास का, मतलब बाल विकास की पहली यूनिट का 40% हो गया। ओके, तो अच्छे तरीके से बस करते चलिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी नैतिक चिंतन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आराम से इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यानी बालक क्या करेगा? जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, जो हमारा परिवेश है, हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारा परिवार, समाज, आसपास का जो वातावरण है, उसमें सामाजिक व्यवस्था की जो उसका एक ढांचा चला रहा है, उसकी जो व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उससे संबंधित नैतिक चिंतन करेगा। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित नैतिक चिंतन कौन करेगा? बालक कौन सी अवस्था में आकर के, जो अपने दूसरी दो लेवल है, दूसरा स्तर है, उसकी चौथी अवस्था में आकर मेरे यहाँ लगभग बालक किशोरावस्था में एंटर कर रहा है। देखो 10 से 13 वर्ष की अपन बात कर रहे थे, शुरुआती 10-11 वाला ये लीजिए, और 12-13, और 12 से 18 में कौन सी होती है? किशोरावस्था। यानी ये किशोरावस्था का शुरुआती दौर है। एक तरीके से किशोरावस्था की विशेषता है कि बालक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के संबंधी नैतिक चिंतन करता है। यानी आपसे अगर पूछ ले कि यदि बालक को सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी करनी है, उससे संबंधित जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिक चिंतन कौन सी अवस्था में करता है? तो किशोर अवस्था में। अब आपके समझ में आया बात तो कोहलबर्ग की है, लेकिन पूछ रहे किसमें? अवस्था में जाकर के। तो 2 अवस्थाओं, 2 कंसेप्ट को एक साथ मिलाकर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये कौन सी अवस्था में चलना अपन? किशोर अवस्था में। क्लियर? अब चलते हैं। अब इसमें बालक क्या करेगा? इसमें बालक देखिए 12 से 18 वर्ष वाले में आपको पता चलेगा बालक में तार्किक चिंतन शुरू होता है। बालक में तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की शुरुआत की जब बात की थी, जब चिंतन के बारे में बात की ना, मूर्त, अमूर्त, तार्किक, अतार्किक के बारे में, तो इसमें बालक क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा, तर्क वितर्क करेगा, और तर्क वितर्क के आधार पर पहले क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा, और तर्क वितर्क के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर कोई कार्य कैसा है? सही है या गलत है। तर्क वितर्क के आधार पर सही या गलत का क्या लेगा? निर्णय लेगा। बालक तर्क वितर्क करेगा, और तर्क वितर्क के आधार पर सही या गलत का क्या लेगा? डिसीजन लेगा, सही या गलत का निर्णय लेगा। कौन लेगा? बालक। किसके आधार पर? तर्क वितर्क के आधार पर। और यदि बालक तर्क और वितर्क करेगा तो इसका मतलब बालक वाद विवाद भी करेगा। यानी अगर आपने उसके सामने कोई लॉजिक रखा, यदि उसके सूट नहीं हो रहा था, आपके सामने बहस करेगा कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ।
तो तर्क वितर्क या वाद विवाद के आधार पर बालक सही या गलत का निर्णय करेगा। कौन सी में? चरण 4 में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित जो नैतिक चिंतन है उसमें बालक तर्क वितर्क के आधार पर सही या गलत का निर्णय करेगा या वाद विवाद के आधार पर सही या गलत का निर्णय करेगा। ओके। और बालक को लगता है कि जो नियम या कायदे कानून है ना, अब इसके आधार पर उसने निर्णय लिया, इसके आधार पर बालक करता है कि जो नियम या कायदे कानून, जो नियम हमारी जो परंपरा है, हमारी जो परंपरा है उसके अनुरूप है, हमारी परंपरा के अनुरूप है ना, उनको बालक क्या करेगा? उनको बालक स्वीकार करेगा, उनको बालक क्या करेगा? स्वीकार करेगा। यानी जो नियम या जो कायदे कानून हमारी परंपरा के अनुरूप हैं, हमारे समाज हमारे वातावरण के अनुरूप हैं, उनको बालक करेगा स्वीकार, और जो नियम या परंपरा के अनुरूप नहीं है उनको बालक स्वीकार नहीं करेगा। समझ में आया? यानी जो नियम हमारी समाज हमारे परिवार की परंपरा के अनुरूप हैं उनका तो बालक पालन करेगा, लेकिन यदि उसके अनुरूप नहीं है तो उनका पालन नहीं करेगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? बालक नियम और परंपरा के अनुरूप, जो नियम है, जो कायदे कानून है, जो परंपरा है, उनके अनुरूप बालक काम कर रहा है। तो यानी क्या होगा कि जो निर्णय गलत होंगे ना, जो निर्णय गलत होंगे, जो उसको लगेगा कि समाज के लिए सही नहीं है, उन्होंने क्या करेगा? उनसे बचने का प्रयास करेगा। तो अगर मान लीजिए नियम या कायदे कानून परंपरा के, तो बालक समाज के हित में काम करता है। बालक किसके हित में काम करेगा? समाज के हित में काम करेगा। यानी जो निर्णय उसको इसलिए लगता है कि हमारे समाज के लिए अच्छे हैं, ये हमारे समाज के हित में हैं, उन्हीं निर्णयों के काम करेगा, बाकी निर्णयों को अस्वीकार कर देगा। तो कौन से निर्णयों को स्वीकार करेगा बालक? जो निर्णय समाज हमारे परिवार उसके हित के हैं, उन्हीं को काम में लेगा, उनके प्रति बालक अच्छा व्यवहार करेगा। क्लियर? और ऐसे नियम कायदे कानून कौन से होंगे? जो हमारे समाज के हित को बनाए रखें, जो हमारी परंपराओं के अनुरूप काम करेंगे, जो कौन सी, जो किसके अकॉर्डिंग हमारी परंपराओं के अनुरूप चलेंगे, उनके बारे में बालकों को स्वीकार कर लेगा, बाकी को अस्वीकार कर लेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपने चौथे चरण कंप्लीट हो चुका है। फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे रूढ़ी से ऊपर वाला, मतलब पहले रूढ़ी पूर्व पढ़ा, फिर अपन रूढ़ी पहले बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ मैं, फिर आगे क्लास में अपन चलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आई थिंक। अब देखिए चरण चौथा क्या है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी नैतिक चिंतन, कि जो हमारा समाज है उसमें जो हमने जो व्यवस्थाएं जो चल रही है, व्यवस्था कैसे, जो हम समाज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर चल रहे हैं, जो नियम कायदे कानून बना करके चल रहे हैं, उनके आधार पर उनको बनाए रखने के लिए जो नैतिक चिंतन करता है, वो कौन सा बालक, वो कौन चिंतन करता है? वो चिंतन करेगा कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था में। क्योंकि नैतिक चिंतन सामाजिक व्यवस्था का आधार पर कैसे? क्योंकि इसमें बालक किशोरावस्था की शुरुआत में आता है, और किशोरावस्था मतलब उसमें मेच्योरिटी आनी शुरू होती है। हालांकि गर्ल्स में तो मेच्योरिटी आ भी जाती है थोड़ी बहुत, और बॉयज में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होती है। तो समाज को समझ लगता है कि जो सामाजिक व्यवस्था है ना, जो हमारे बुजुर्गों ने चलाई हुई है सामाजिक व्यवस्था, वो सामाजिक व्यवस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी नैतिक चिंतन कौन करेगा? बालक करेगा। कौन चरण करेगा? चौथे चरण। चौथा चरण किसका है? हॉलबर्ग का दूसरे स्तर का चौथा चरण। ओके, इससे बालक तर्क वितर्क करेगा, वाद विवाद करेगा, और उनके आधार पर जो निर्णय सही है या गलत है उनका डिसीजन करेगा। जो निर्णय सही है उनको स्वीकार कर लेगा, सही चीज़ों को ही स्वीकार करेगा, गलत चीज़ों को स्वीकार नहीं किया। कोहलबर्ग ने वही कहानी बताई थी ना, हिंज वाली, बच्चों के सामने अलग अलग कंडीशंस रखी थी, तो वही। तो तर्क वितर्क के आधार पर, वाद विवाद के आधार पर जो निर्णय सही है, जो निर्णय बिल्कुल एकदम सही है, समाज के अनुरूप है, जो हमारी परंपराओं के अनुरूप है, उनको स्वीकार कर देगा, और जो हमारे समाज हमारी परंपरा हमारे परिवेश हमारे वातावरण के अनुरूप गलत है उनको अस्वीकार नहीं करेगा। और ये जो निर्णय है ना, ये समाज के हित में होने चाहिए। हमारे परिवार हमारे समाज हमारा परिवेश का भला होता है, उसके हित में उन्हीं को बालक मानेगा, बाकी को नहीं मानेगा। उसके बाद बालक क्या कहता है कि जो नियम या कायदे कानून जो समाज ने बना रखे हैं, यदि वो हमारी परंपरा के अनुरूप है, यदि पुराने बना रखे हैं वो भी, और अगर नए बना रहे हैं वो भी, अगर परंपरा के अनुरूप हैं तो बालक उनको स्वीकार करेगा। परंपरा के अनुरूप कैसे? कि वही हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा परदादा, वो उनसे चलते आ रहे हैं, तो उनके आधार पर उन्होंने जो नियम बनाए, समाज में एक ढर्रा चल रहा है, उसी के आधार पर जो नियम परंपरा के अनुरूप है उनको बालक स्वीकार करेगा, जो नियम परंपरा के अनुरूप नहीं है उनको बालक स्वीकार नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? एकदम समझ में आ गया? अब मैं इसको कर रहा हूँ रफ। ये आपका चौथा चरण होता है पूरा, अच्छे तरीके से बिल्कुल। कोहलबर्ग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मैं कह रहा हूँ क्लियर। कोहलबर्ग, और आप बात करते हो क्वेश्चंस की, देखिए क्वेश्चंस का मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन में ऐसे इस तरीके से बोर्ड पे ध्यान में करवा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिखूंगा,
अगर एक क्लास में 5 क्वेश्चन में लिखे इतने में तो क्लास अपनी पूरी क्वेश्चन की भाई उस तरीके से क्लास करेंगे, पीडीएफ से मतलब चलती रहेगी और आपको उसका आंसर देने में जो एक्सप्लेन वाला नहीं होगा या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ये एक्सप्लेन कर देंगे, और जो बिल्कुल समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बता देना ताकि वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्वेश्चन कब करेंगे। अभी अपना कॉल वर्क पूरा होता है उसके बाद देखेंगे, फिर बीच में क्वेश्चन के सेशन आपके डालता रहूँगा। आपको पहले बता दूंगा कि आज अपन किससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं और उनके आधार पर अपन बातें कर लेंगे। ओके, तो हम कॉल वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और कॉल वर्क के हमने 2 अवस्थाएं पढ़ी, 4 अवस्थाएं पढ़ ली और 2 इसके स्तर पढ़ लिए ना, जो 4 स्टेज पढ़ ली और 2 लेवल पढ़ लिए। अब कल तीसरा लेवल और अंतिम लेवल रहेगा अपना, उसके बाद चौथी क्लास देखते हैं कॉल वर्क में यदि कुछ बचा या हिंस की कहानी को डिटेल में समझाना कि क्या है हिंस की कहानी, कैसे कैसे प्रश्न रखे गए थे उनके बारे में, वो चौथी क्लास में अगर बचेगा तो देख लेंगे, बाकी कल क्लास में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में अभी तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल सही तरीके से समझाई। और ये मैं आपको फिर से बता दूँ, वो नोटिफिकेशन जा करके एक बार आप देख लेना, ताकि कौन सी एग्ज़ाम किस टाइम पर कब कब होगी और किस पैटर्न के आधार पे आप तैयारी करोगे, आपके लिए कौन सी एग्जाम महत्वपूर्ण है। उससे मैं सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, पटवार की जो भर्ती आ रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगली फरवरी में उसकी डेट है, हालांकि मैं बता दूंगा उसके लिए क्या कुछ पढ़ना है, किस तरीके का कोशिश करेंगे अपन यहाँ करने की। बहुत सारी चीज़ें अब छुट्टियाँ आ गई हैं तो आराम से अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के सेशन को अपन यहीं रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको, और उनको बोलिए कि आइए क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए लाइव। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।